नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी इस बार फिर से दोबारा आ गया है और इस बार का जो कोरोना महामारी का संक्रमण है वो पहले से ज़्यादा घातक है। इसके लिए शासन प्रशासन लगातार कवायदें कर रहा है। वाराणसी शहर में 1500 से ऊपर के कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसको देखते हुए रात्रिकालीन नाइट कर्फ्यू रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया था, लेकिन आज से कुछ और प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। इन नए प्रतिबंधों में शाम को 4 बजे से घाटों पर, पार्कों में, स्टेडियम में, ऐसे जगहों पर सामान्य जनमानस का जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस समय हम घाट के किनारे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये बैनर लगा दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोरोना संक्रमण के कारण गंगा आरती स्थगित की गई है, घाट पर जाना प्रतिबंधित है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वाराणसी के जो गंगा घाट है वो विश्व प्रसिद्ध हैं। दूर दूर से लोग आते हैं गंगा की घाटों का नज़ारा लेने के लिए। ऐसे में उन लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सायंकाल 4 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए जनमानस के लिए घाटों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। खासकर घाट पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं। ऐसे समय में इस समय देखिए 4 बज गए हैं और 4 बजे के बाद से जन सामान्य के लिए घाटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस के और पुलिस के जो जवान हैं वो इस समय निकल पड़े हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि घाटों को खाली कर दिया जाए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया जन सामान्य के लिए घाट पर घूमना फिरना प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र घाट खाली कर दें। आप सभी सम्मानित लोगों से अनुरोध है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण गंगा घाट पर जन सामान्य हेतु सायंकाल 4 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यथाशीघ्र घाट खाली करें, अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। अनावश्यक रूप से घूमना फिरना सख्त मना है, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। घाट के उस पार जो लोग हैं वहाँ पे जो नावें हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि 4 बजे के बाद से गंगा घाटों पर या उस पार किसी भी तरह से जन सामान्य को घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सायंकाल 4 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक घाटों पर, पार्कों में, स्टेडियम में, इन सारे जगहों पर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा और जो प्रतिबंध लगाए हैं, अगर मार्केट की बात करें, जहां पर दुकानें हैं, जहां पर ज़रूरत के सामान मिलते हैं, वो तो सामान्य रूप से रात्रिकालीन 9 से सुबह 6 तक नाइट कर्फ्यू में रहेंगे। लेकिन जो मंडियां हैं बनारस की, जैसे विशेषरगंज मंडी हो गया, पहाड़िया मंडी हो गया, जहां पर होलसेल में सामानों की खरीद फरोख्त होती है, उन जगहों पर भी सायंकाल 7 बजे से उन दुकानों को बंद करने का आदेश है। हम आपको बता दें कि जहाँ होलसेल की मंडी है, जो मंडियाँ हैं, वहाँ की दुकानें सायंकाल 7 बजे से बंद हो जाएंगी, अन्यथा बाकी जो सामान्य मार्केट की दुकानें हैं वो रात्रिकालीन 9 बजे ही बंद होंगी। तो कुछ नए प्रतिबंध जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसलिए लगाया गया है क्योंकि लगातार कोरोना के संक्रमण जो हैं वो वाराणसी में बढ़ते जा रहे हैं। कल 1500 के ऊपर का आंकड़ा था, आज प्रातःकाल 11 बजे तक 750 के ऊपर का आंकड़ा संक्रमण का है। तो इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कहीं न कहीं इन प्रतिबंधों की आवश्यकता है, अन्यथा लॉकडाउन की ओर बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। अतः सभी सामान्य जनमानस से ये अनुरोध है कि जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी नई गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं उसका अक्षरशः पालन करें। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो नया गाइडलाइन आया है, जो प्रतिबंध आए हैं, उसके हिसाब से जो पर्यटक हैं उनको केवल जो माझी हैं वो गंगा पे घुमा तो सकते हैं, लेकिन जो सामान्य जनमानस यहाँ घाटों पर आकर बैठता था या गंगा आरती में शामिल होता था, उन सभी के लिए सायंकाल 4 बजे से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये प्रतिबंध लगाने के पीछे का मकसद केवल और केवल इतना है कि जिस तेज़ी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उस संक्रमण की चेन को कहीं न कहीं तोड़ा जाए, ताकि इस कोरोना महामारी से जल्द ही मुक्ति मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना इस बार फिर से दुगुने प्रहार से वापस आया है। इसका प्रहार इतना तीव्र है कि बनारस जैसे शहर में भी 1500 के ऊपर संक्रमण मिलना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में
चिकित्सा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हम कितने आश्वस्त हो सकते हैं, इस विषय पर हमने वाराणसी के प्रभारी सीएमओ डॉक्टर एनपी सिंह से बात किया। बात में उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी तरह की सुविधा उन मरीजों को दे रही है जिनके अंदर कोविड के लक्षण पाए जा रहे हैं। अगर हम जांच की बात करें तो 6,000-7,000 से ऊपर की संख्या में नित्य कोरोना के जांच करने की कैपेसिटी अभी वाराणसी में है। इसके अलावा जो बेडों की संख्या है वो 1400 के आसपास है। अगर कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं तो 1400 बेड पूरे वाराणसी में कोविड के मरीजों के लिए अलग रख दिया गया है। RT-PCR की जहाँ तक बात है, कल की मैं आपको सैम्पलिंग बता दूं, कल की हमारी जो सैम्पलिंग थी 6,597 सैम्पलिंग थी, जिसमें कि RT-PCR की जांच 3672 थी, एंटीजन की जांच 2519 थी और ट्रूनेट की जांच 406 थी। आप संख्या के हिसाब से खुद देख सकते हैं कि हमारा RT-PCR पर ज़्यादा फोकस और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है कि आप जितना अधिक से अधिक RT-PCR जाँच करेंगे उतना अच्छा होगा। कितने सेंटर आपने बना रखे हैं RT-PCR की जांच करने के लिए, और प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों जानना चाहूँगा? मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास बनारस में RT-PCR की जांच के लिए IMS BHU का एक काफ़ी बड़ा सेंटर है, जिसमें कि लगभग 3500 की संख्या में जांच रोज़ हो रही है। उसी के अलावा वहां पे एक MRU है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे भी 3500 के करीब जाँच हो रही है। प्राइवेट जो संस्थाएँ हैं उनके यहाँ से हमको लगभग 730, इसमें हमारे हेरिटेज, पॉपुलर, SRL लैब, लाल पैथोलॉजी, पैथकाइंड, इस प्रकार की जो हमारी विभिन्न जांच एजेंसियां उनके द्वारा जांच हो रही है। और प्लस हमारा जो मंडली चिकित्सालय कबीर चौरा है, वहां से नित्य प्रतिदिन 600 की जांच की कैपेसिटी हमारी है। हमारे पास जांच की सारी सुविधा है और इसको हम अभी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किट की कमी तो नहीं है? किसी भी प्रकार की किट की कोई कमी नहीं है। सरकार के द्वारा लगातार प्रयास करके हमारे पास एडवांस में किट्स भिजवाई जा रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम RT-PCR जांच पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा और कहाँ जांच हो रही है, इस जांच में हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक बूथ्स हैं, जैसे कि हमारे एयरपोर्ट पे सुबह 7:30 बजे जो प्रथम जहाज आता है, उससे लेकर रात को 10 बजे जो अंतिम हवाई जहाज आता है, तब तक वहाँ उतरे जितने भी यात्री होते हैं सबकी एंटीजन, और यदि एंटीजन में कोई हमको लगता है कोई संदिग्ध मरीज है तो हम उसका RT-PCR जाँच भी करते हैं। उसके अलावा जो हमारा रेलवे स्टेशन है जो कैंट का, वहाँ पे हमारे 24/7 के हिसाब से जांच हो रही है। आज हम उसमें एक एडिशन करते हुए मड़वाडी जो हमारा जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे बहुतायत में ट्रेनें आती हैं और बम्बई से आने वाली ट्रेनों की संख्या ज़्यादा है, हम वहाँ पे आज वहाँ से भी 24/7 जांच की सुविधा करा रहे हैं। इसके अलावा बस स्टैंड है या और भी जो हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हम जो है अपना ये दायरा और बढ़ा रहे हैं। सर, RT-PCR की रिपोर्ट कितने दिन में आ जाने की आपकी अपनी व्यवस्था है, और लोड ज़्यादा होने की वजह से अभी कितने दिन में दे रहे हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इसको लेके काफ़ी लोगों के मन में संशय है। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट की जो जैसे आज हमारा जो कलेक्शन होता है, 2 बजे तक के कलेक्शन को हम तत्काल BHU या कबीर चौरा भेजते हैं, क्योंकि हम सरकारी संस्थाओं को ही देते हैं। वहाँ पे अगर आज हमारा 2 बजे तक चला जाता है तो कल दोपहर तक हमारी रिपोर्ट आ जाती है। किंतु बीच में मंडलीय चिकित्सालय की जो मशीन थी RT-PCR, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से 4 दिन का ब्रेकडाउन था। उसकी वजह से 3192 टेस्ट हमारे पेंडिंग में चले गए थे। किंतु मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक हम सारा बैकलॉग क्लियर कर लेंगे और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। कितने दिन में RT-PCR की जांच आप रिपोर्ट कितनी देर में देंगे? जैसे आज RT-PCR आदमी अगर कोई दोपहर 2 बजे तक अपनी जांच दे देता है तो कल की क्योंकि उसको करने में न्यूनतम जो है 10 से 12 घंटा लगता है, और एक उसकी कैपेसिटी होती है लगभग, जो BHU की मशीन है उसकी 3500 है और जो कबीर चौरा है उसकी 600 में शुरू में आपको बताया। तो इसकी वजह से जाँच में थोड़ा सा विलम्ब होता है, लेकिन तो भी 24 घंटे के अंदर ये जाँच की रिपोर्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये कह ले प्राइवेट सेंटर को अगर छोड़ दें तो टोटल आपके पास 35 + 6, मतलब ये कह लें कि 4100 की ही कैपेसिटी है। जी नहीं, मैंने आपको बताया 3500 IMS BHU और 3500 IMS BHU में एक दूसरा सेंटर MRU यानी 7000। इसके अलावा मंडलीय चिकित्सालय 600, 7600। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल यह है कि BHU एक बहुत बड़ा सेंटर है और हमारे जनपद वाराणसी के जो आसपास के जो हमारे जनपद हैं, जैसे चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, वहाँ से भी सैंपल्स आते हैं। लेकिन किंतु हमारी जो संख्या है वो लगभग 5000 के करीब होती है, इसलिए हम 5000 जाँच हम अपनी सरकारी संस्थाओं से करा सकते हैं। टोटल अभी कितना केसेस बढ़ रहे हैं? लगातार 1500, 2000, 1000 केसेस ऐसे वाराणसी में आ रहे हैं और आसपास के जिले से भी लोड वाराणसी के ऊपर ही है। तो टोटल आपके पास कितनी आप RT-PCR अपने यहाँ कर पा रहे हैं और कितनी बाहर की मिल रही है आपको? हमारे जो जनपद में, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अचानक ये जो उछाल देख रहे हैं आप केस के आने का, ये 1 अप्रैल से ज़्यादा लंबा उछाल आया है।
पहले क्या होता था जब 2019-20 में जब ये शुरू हुआ था मार्च में, तब इतना केसेस नहीं थे। ये अचानक 1 अप्रैल से इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल भी हमारे लगभग 1700 केसेस थे, किंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग और आरआरटी के माध्यम से हम जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम अपनी सैंपलिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल हमारा 6500 था, इस संख्या को हम 8000 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको कोविड के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है, वहाँ पर अगर कोई पेशेंट आता है, उसका टेस्ट होता है, उसको अगर कोरोना का लक्षण मिलता है तो उसको तुरंत वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसका वहाँ पर तब तक इलाज किया जाएगा जब तक कि सीएमओ कार्यालय से उसके लिए कोविड अस्पताल में बेड को सुनिश्चित न किया जा सके। इसके लिए कुछ एरिया बनाए गए हैं वाराणसी के 3 अलग अलग अस्पतालों में, जिनके अंदर अगर कोविड के थोड़े बहुत लक्षण मिल रहे हैं लोगों को, तो 30-30 बेड के कुल 90 बेड ऐसे रखे गए हैं जहां पर उन शुरुआती लक्षणों वाले कोरोना पेशेंट को भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा और भी बातों पे हमने बात किया डॉक्टर एनपी सिंह से, जिसमें कुछ लोगों के मन में शंकाएं थी कि अगर उनको कोरोना होता है तो वो कहाँ जाएं, कहाँ पे उनको एडमिट किया जाएगा, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट ये बात कहा कि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा लेता हो अगर कोई भी अस्पताल दिखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है और इसके अलावा उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। डॉक्टर एनपी सिंह ने ये अपील भी किया सरकार के तरफ से भी और चिकित्सा विभाग के तरफ से भी कि ये आपदा का समय है, इसको लाभ के अवसर का समय न माना जाए और मरीजों की सेवा की जाए ताकि जल्द ही इस कोरोना महामारी से हम सबको मुक्ति मिल सके। तो आइए देखते हैं हमारी जो बातचीत हुई है वाराणसी के प्रभारी सीएमओ डॉक्टर एनपी सिंह के साथ। व्यवस्थाओं में लैब की जरूरत के पे तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी अपने संसाधन हैं, लेकिन अस्पतालों की जहां तक हमारे पास बात है कि हमारे पास जो बिस्तर 900 थे, आज आपको जान के अच्छा लगेगा कि आज उन बिस्तरों की संख्या हमने 1400 कर दी है। और ये वो सारे बिस्तर हैं जो कि या तो आईसीयू बेड हैं या तो ऑक्सीजन से संबंधित बेड्स हैं। हम अपने जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बेड्स को लेकर आप मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें। सरकार आपके लिए बहुत ही चिंतित है। नित्य प्रतिदिन हम लोग लगातार समीक्षा बैठक के मार्फत से हम लोग अपने उच्चाधिकारियों और अपने जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे अस्पतालों की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में और भी निजी चिकित्सालयों को हम लोग अधिग्रहित कर रहे हैं और एक निर्देश आज हमने और जारी किया है कि जितने हमारे निजी चिकित्सालय हैं, जो भी उनकी कैपेसिटी है अस्पताल की, उसका 10% ये संदिग्ध मरीजों के लिए अपना होल्डिंग एरिया बनाएंगे, जिसमें एक ऐसे मरीज जिनमें कि कोविड के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो जांच तक वो वहां पे भर्ती रहेंगे और जांच की रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो अस्पताल संचालकों को कहा गया है कि आप तत्काल मरीज को हटाएंगे नहीं जब तक इसकी व्यवस्था सीएमओ के द्वारा नहीं कर दी जाती भर्ती कि उसका इलाज आपके अस्पताल में चलता रहेगा। यानी 10% बेड अगर हम बढ़ा लेते हैं तो होल्डिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और हमारे जो मरीजों को कहीं भी बिस्तर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ओवरऑल बात कर लें तो कितने मरीजों की आपने व्यवस्थाएं कर रखी हैं? अभी तक मेरे पास 1400 मरीजों की व्यवस्था है भर्ती करने की, जिसमें तो ऑक्सीजन और आईसीयू वाली बताइए जी। उसके अलग जो जनरल जिनको लगते हैं लक्षण हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, सस्पेक्टेड है उनके, इसके लिए मैं आपको बता दूं आज सुबह से 90 बेड्स, आज हमने 90 बेड्स होल्डिंग एरिया यानी कि संदिग्ध मरीजों के लिए हमने 90 बेड्स की संख्या कर ली, जिसमें 30 बेड हमारे मंडलीय चिकित्सालय में है, 30 बेड हमारे एएसआई अस्पताल में हमने निर्धारित किए और 30 बेड भारतीय रेल के द्वारा जो संचालित किया जाता है बीएलडब्ल्यू का सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पे 30 बेड संचालित किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी प्रश्न ये आ रहा है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं जिनके मेडिक्लेम हैं उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं, तो लगातार जिलाधिकारी ने कहा कि हाँ इस तरह की केसेस पे रोक लगाई जाएगी, आप इस पर क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई करता पाया जा रहा है कि इस प्रकार से कोई अगर पैसा वसूल रहा है इस प्रकार से नाजायज़ तरीके से, तो ये सर एकदम गलत है और इसकी अगर कोई भी सूचना या संज्ञान में हमारे आता है तो मैं अपने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को इसको सूचित करूंगा और उस पर कठोर कार्रवाई करूंगा। कठोर कार्रवाई का मतलब कि अस्पताल का जो संचालन का जो उनका प्रमाण पत्र उसको भी निरस्त कर सकते हैं, काली सूची में डाल सकते हैं। इसलिए मैं समस्त अस्पताल संचालकों को आपके माध्यम से मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई हरकत ना करें। आपदा का अवसर है, इस आपदा को
आप जो है लाभ के अवसर में ना समझें, इसमें आपको जनहित में कार्य करना है। इस समय रुपया पैसे का मोह छोड़ के आप मरीजों की सेवा करें। इसमें सरकार भी आपके साथ, अगर आपके पास संसाधनों की कमी है तो हम उसको पूरा करेंगे। जो नियत चार्ज लेने का जो सरकारी जो आदेश है उससे अगर आप विपरीत कोई अगर आप पैसा वसूलते हैं या कोई संज्ञान में हमारे आता है तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंजेक्शन पे जिलाधिकारी ने कल बड़ा स्टेप उठाया है, विभाग कैसे, स्वास्थ्य विभाग कैसे इसको मैनेज कर रहा है, क्या व्यवस्था कर रखी है? कोविड के मरीजों में ये इंजेक्शन एक जीवन रक्षक है, इंजेक्शन रेमडेसिविर, जिसकी कि पूरे देश में किल्लत है। हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे कल 2000 वायल इंजेक्शन अहमदाबाद से मंगवाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी और ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे। उसको रोकने के लिए आज ये निर्णय लिया गया है कि ये इंजेक्शन सिर्फ उन मरीजों को दिए जाएंगे जो कोविड अस्पताल में भर्ती होंगे। अगर नॉन कोविड में कोई अगर मरीज भर्ती है और उसको रेमडेसिविर दिया जा रहा तो यह सर्वथा अनुचित है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मरीज की जिंदगी जा रही है और डॉक्टर रेफर कर रहे हैं, अभी आपके पास भी एक केस आया हुआ, तो ऐसे में उनके लिए क्या सलाह होगी एक चिकित्सक के लिए? इसके लिए मैं ऐसे अस्पताल संचालकों से मैं कहूँगा या चिकित्सकों से कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई संदेह वाला कोई मरीज है तो मैंने जो आपको होल्डिंग एरिया की जो बताई है कि हमारे पास जो 90 बेड का अस्पताल है, आप उनमें उस मरीज को भर्ती करिए। लेकिन ये जो इंजेक्शन है अभी उपलब्ध होगा सिर्फ उन्हीं मरीजों के लिए जो कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। मरीजों का नाम वो आएगा, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा, तभी वो इंजेक्शन रिलीज किया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्वयं की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र अर्थात हिंदू धर्म के हिसाब से 9 संवत्सर का प्रारंभ कल से हो रहा है। नवरात्र पर हजारों की संख्या में जो दर्शनार्थी होते हैं वो माँ के मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। इस समय हम नवदुर्गा माता मंदिर के प्रांगण के बाहर खड़े हैं। कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है तो दर्शकों के और दर्शनार्थियों के आने का क्रम चलेगा, लेकिन हम आपको उस रास्ते के बारे में दिखाना चाहते हैं जिस रास्ते से होके जितने भी दर्शनार्थी या भक्तगण हैं वो माँ के दरबार में जाएंगे। ये आप देख लें, ये सीवर बनाने के लिए इस मार्ग को खोदा गया था। जो कार्यदायी संस्थाएं थीं उन्होंने सीवर का काम तो कर दिया, लेकिन ये टेढ़े लगे हुए पत्थर, बीच बीच में धंसे हुए पत्थर और जो सीवर के काम से निकला हुआ कूड़ा है या जो मट्टी है वो एक किनारे कर दिया गया है। अब इस रास्ते पर जो भक्तगण नंगे पांव दर्शन करने आते हैं या जब उनकी भीड़ आएगी, ऐसे समय में वो कैसे माता रानी के दर्शन कर पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जब कार्यदायी संस्थाओं से बात किया जा रहा है इस विषय में तो वो इसको ठीक कराने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये कार्य हो नहीं पाया है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो कूड़ा है, जिस तरह से यहाँ पर पटिया का जो बिखराव है, अगर इसमें बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं तो उनके पैर मुड़ने की दिक्कत हो सकती है, ज़मीन धंस सकता है। हम आपको सीवर दिखाना चाहेंगे, सीवर का ढक्कन जो कि इतनी ख़राब अवस्था में है कि अगर ज़्यादा इस पर वेट पड़ा तो ये टूट भी सकता है। ऐसे में नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहा है और नवरात्र के प्रारंभ में जो कार्यदायी संस्थाओं की जिम्मेदारियां थीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। ऐसे में अगर इन रास्तों पर भक्तगणों के साथ कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन संस्थाओं पर ही हो। यहाँ दिक्कत ये है कि यहीं पे आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक आप देखिए सीवर की एक लाइन बिछी हुई है, जो कि सीवर ख़राब था। सीवर की लाइन पार्षद ने करा तो दिया, लेकिन आज 1 महीना हो गया है और उसके बावजूद यहाँ पे ये गली नहीं बना। और कल से नवरात्र, यहीं पे आप प्राचीन नवदुर्गा मंदिर है, ये बगल से लोलार कुंड का रास्ता और यहीं पीछे महिषासुर मर्दिनी, तीनों मंदिरें बड़े बड़े हैं जो कि यहाँ काफ़ी मात्रा में दर्शन करने लोग आते हैं और भीड़ भी होती है। लेकिन आप रास्ते को देख सकते हैं कि इस स्थिति क्या है और हर जगह कंप्लेन और सबसे कहने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई और कोई काम नहीं हो रहा है। जी, हम लोगों ने सबको आज सुबह ही सूचना दी थी और पहले भी जल विभाग के जेई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको गुरुजी करवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक का रिपोर्ट है कि आज भी हम लोग सुबह कितने अधिकारियों को फ़ोन मिलाए हैं, लेकिन इसका कोई सुझाव नहीं। हमारे यहाँ जो IFS से लोग जुड़े हुए हैं, एक लोगों ने आया, मैंने उनसे कहा कि सर आप इसको साफ़ कर दिए। कहे सर मैं सिर्फ मट्टी किनारे कर सकता हूँ, पूरी सफाई मेरी जिम्मेदारी नहीं, जल विभाग की है। और जल विभाग में आप फ़ोन कीजिए तो वो फ़ोन ही नहीं उठता है। और सबसे मूल दिक्कत है कि यहाँ जितने लोकल क्षेत्र के लोग हैं, लोकल सारी पब्लिक इसी मंदिर में आती है दर्शन करने। दुर्गा मंदिर तो है,
कुछ लोगों को वो दूर पड़ता है, और ये नज़दीक पर एकदम घरेलू टाइप का मंदिर लगता है, तो सारे लोकल लोग यहीं दर्शन करना है। अब इस स्थिति में जो सामने आप देख रहे हैं, आप बताइए लोग कैसे आएंगे। एक तो कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है, दूसरा इस समय की ये स्थिति, कैसे मंदिर चलेगा और कैसे ब्राह्मणों की जीविका चलेगी। पार्षद का क्या रुख है इसको लेकर? कुछ नहीं, उनको हमारे विकास भैया ने उनको जानकारी दी थी इसकी, तब भी इसका कोई कारण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें काम। किस तरह की दिक्कत करोगी दर्शनार्थियों को? मान लीजिए अगर आप आते हैं, किसी का पैर मुड़ गया, कोई धंस गया, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप बाइक तो लाना दूर छोड़िए, आपको पैदल आने में दिक्कत होगी। आप स्वयं देखिए, सामने देखिए वाली चीज पे विश्वास कीजिए, हम लोगों के बोली पे नहीं, आपके सामने जो दिख रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए आप। दर्शकों, जिस तरह से वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसी तरह से ये जो नौ दुर्गा का मंदिर है, ये भी क्षेत्रीय लोगों के लिए और आसपास के जिलों से आने वाले भक्तगणों के लिए बहुत मायने रखता है। लोग नवरात्र सहित पूरे वर्ष यहाँ पर दर्शन पूजन के क्रम में आते हैं। ऐसे में इस मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्त लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे रास्तों से आने पर।